जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक वॉर की बूटी है, यानी अगर उसको आम लैंग्वेज में कहा जाए तो ये लूट का माल है, और इस लूट के माल को ईरान अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ईरान से की मुनाफिकत अगर कहीं से होगी तो इन अरब मुल्कों से ही होगी, और वही हुआ। 2 बार अमेरिका ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। जी। पहले जून में पिछले साल, और अब की फरवरी में, जब वो 3 राउंड की बातचीत हुई थी, जिसमें 1 राउंड मस्कत में हुआ था, 2 राउंड जिनेवा में हुआ था। वो उन्होंने पहली बार अपने जुबान को लगाम दी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो डिप्लोमेसी को सीरियसली ले रहे हैं। ईरान इज नाउ अ पावर, रीजनल पावर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका और इजराइल जितनी बार ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उससे ज्यादा क्या नाम है, इंटेंसिटी से ईरान पलटवार करेगा। कोई ऐसा एग्जिट रैम जो एक हेडलाइन ग्रैबिंग एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे दे, तो वो उसके बाद वो निकल लेंगे। तो वही तो ईरान देना भी नहीं चाहता है। जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हमला होता है, तो हम उसके 4 गुना ज्यादा उसका नुकसान करेंगे। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, पल पल बदल रही हैं। कई बार तो समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। जी हाँ, और अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कि दरअसल हो क्या रहा है। जो कुछ वहां चल रहा है उसको डिकोड करने की अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे दीन दुनिया शो में हमारी पूरी कोशिश यही रहती है। कुछ तो ऐसा चल रहा है, पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं, डिप्लोमेसी भी चल रही है, और साथ में दोनों तरफ से इसे भरपूर तरीके से खेला जा रहा है। क्या डिप्लोमेसी ही काम करेगी या आगे फिर जंग के, युद्ध के हालात बनेंगे? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दीन दुनिया शो में पहली बार एक ऐसे मेहमान हैं जिनको आप अक्सर सुनते रहे होंगे, लेकिन दीन दुनिया में आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं बॉबी नकवी साहब को आज दिन दुनिया शो में अपने साथ दावत मैंने उनको दी है, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीन दुनिया में। जी नमस्कार इमरान, आपके दर्शकों को नमस्कार और सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी जी, बॉबी नकवी साहब के बारे में मैं बता दूं कि बॉबी नकवी साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, वेस्ट वेस्ट एशिया की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। साथ साथ आप गल्फ टाइम्स के भी पूर्व एडिटर रह चुके हैं, लगातार उस खित्ते में रहे हैं, अभी अभी दुबई से लौटे हैं, और आपको बता दें कि लगातार वहां के हालात को न सिर्फ अच्छी तरह समझते हैं बल्कि लगातार उस पर नजर भी रखते हैं। इसलिए उनसे बात करना काफी दिलचस्प रहेगा। बॉबी नकवी साहब, यही सवाल है आपसे पहला मेरा कि लगातार बयानबाजी चल रही है, हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से, और प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान तो अक्सर बदलते रहते हैं, वो हम लगातार चीजों को देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इससे बेसिक तौर पर, फौरी तौर पर यह समझ में आता है कि फिलहाल दोनों ही पक्ष जंग नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? आप इसको किस तरह से समझाएंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि जो पिछले 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई थी, उसके जी। बाद जो हालात पैदा हुए, उस जंग का जो रीजनल इकोनॉमीज के ऊपर जो असर पड़ा है, उस जंग का दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जो असर पड़ा है, इस जंग का जो सप्लाई चेन्स के ऊपर जो असर पड़ा है, और जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका असर देखिए अमेरिकन इकोनॉमी पे भी इनडायरेक्ट असर पड़ा है, यूरोपियन इकोनॉमी पे भी पड़ा है। इसी महीने का डेटा अगर देखें तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और जो दूसरे इंडेक्सेस हैं उनके नीचे गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों के मद्देनज़र, देखिए कोई भी कंट्री इस वक्त
ये नहीं चाहती कि ये जंग दोबारा शुरू हो। मेरे जी। ख्याल से सिवाय इजराइल के, हम्म। इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं। जाहिर बात है कि उनका जो वो जो मकसद है वो मकसद बहुत ख़तरनाक है और अलग है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो रीजनल कंट्रीज़ हैं या जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं और जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, चाहे वो यूएन हो या आईएमएफ हो या दूसरी एजेंसीज हो, वो कोई नहीं चाहता कि ये जंग दोबारा शुरू हो। तो जी, कोशिशें चल रही हैं डिप्लोमेसी के लिए। जी। बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी देखें कि विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची साहब, वो लगातार, अगर हमने देखा तो एक तरफ से गल्फ कंट्रीज का भी दौरा कर रहे हैं, वो ओमान भी गए, सऊदी के विदेश मंत्री से भी उनकी फोन पर बात हुई, फिर वो पाकिस्तान भी गए और रूस भी गए। तो अगर हम देखें तो लगातार वो एक तरह से खित्ते को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के चक्कर में ना रहो, हम लोग अच्छे पड़ोसी साबित हो सकते हैं। कुछ इस तरह की उनकी कोशिश है, क्योंकि हमें लगातार साथ में रहना है और जब तक अमेरिका यहाँ रहेगा आपको खतरा बना रहेगा। रूस क्यों गए ये भी हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, और मेरी बात से को आप किस तरह से देखेंगे? क्या मैं सही हूं? यहाँ पर भी मैं आपसे समझना चाहता हूं, या कोई और डिप्लोमेसी, कोई और कूटनीति चल रही है? देखिए, ईरान बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इस टाइम जो उनकी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है, जो उनकी कोशिशें हैं, वो अपना ईरानियन पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो सीज़ फायर का जो टाइम है, जो जी। इंडेफिनिट सीज़ फायर अभी चल रहा है, उसका वो उस इस वक्त का वो बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। अगर उनका जो रीजनल टूर था, जो ओमान गए थे, वो पहला रीजन का दौरा था जब से ये जंग शुरू हुई है। जी। और उन्होंने ओमान विजिट किया। ओमान में ओमान के सुल्तान से मुलाकात हुई उनकी। और जो मैसेजिंग जो सामने आ रही है वो रीजनल कंट्रीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजन की जो सिक्योरिटी है या रीजन जी। के जो इश्यूज हैं वो रीजन में ही सेटल होने चाहिए। हम्म। कोई अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है तो वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रीजन का ही होना चाहिए, जिससे किसी आउटसाइड पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी। वो चीज़, वो मैसेज पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है। और दूसरा, हम्म। मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट नहीं किया गया है, जाहिर बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला है जी। उसको अपनी ओमान की दौरे में उन्होंने ईरान की पोजीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। देखिए, ईरान, जहाँ तक ईरान का सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा लेवरेज है जो उनके जी। हाथ लगा है। वो हम्म। न्यूक्लियर डेटरेंस से बड़ा लेवरेज है जिसका वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवरेज को हाथ से जाने देंगे। लेकिन वो जी। कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें हम्म। रीजनल कंट्रीज को, जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पूरा जो नेविगेशन है उसमें। जी। क्योंकि ये पूरी कंट्रीज सब एक्सपोर्ट करती हैं, ना सिर्फ तेल एक्सपोर्ट करती हैं बल्कि गैस है, एल्युमिनियम है, हीलियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फर्टिलाइजर है, यानी तमाम तरह के पेट्रोकेमिकल्स वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जी। वो ईरानियन पोजीशन अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा जो आपका जो सवाल का हिस्सा है वो रशिया। देखिए, रशिया की ट्रिप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जी। उसकी जो ऑप्टिक्स हैं जो सामने आई हैं, पहले उनकी मीटिंग रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव उनके साथ हुई। और फिर जी। लावरोव ने स्टेटमेंट इशू किया कि रशिया इज़ विलिंग टू मीडिएट, यानी हम्म। अगर उनसे कहा जाए तो वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। जी। उसके बाद अब्बास अरक्ची ने एक जो उनके ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खमैनी, उनका मैसेज व्लादिमीर पुतिन को हैंड ओवर किया है। जी। लेकिन वो सिर्फ एक सिंबॉलिक, वो नहीं था कि सिर्फ एक लिफाफा हैंड ओवर कर रहे हैं। बाकायदा इसमें आमने सामने बैठ के बात हुई है। जो विजुअल्स
क्रेमलिन ने रिलीज किए हैं सेंट पीटर्सबर्ग से, वो व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अरगची आमने सामने एक बराबरी का जो दर्जा दिया गया है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो मैसेजिंग है, जो पुतिन को कोट करते हुए जो मैसेज इशू किए गए थे कि वो ईरान के इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे, और उन्होंने रीजन के भी इंटरेस्ट की बात की, लेकिन जो उनका एम्फेसिस था वो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ईरान के साथ में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रशिया इज सेंडिंग आउट अ मैसेज कि नाउ रशिया इज विलिंग टू मीडिएट, रशिया कैन प्रोएक्टिवली टेक पार्ट इन डिप्लोमेसी। और ये भी अमेरिका को ख़ास तौर पे से, और जो अमेरिका के नेटो एलाइज हैं उनको भी एक मैसेज है कि हमारी ईरान के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम ईरान के साथ में खड़े हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ईरान की इसी पोस्ट वॉर जो डिप्लोमेसी है, क्या उसका ये असर हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जहां एक तरफ न्यूक्लियर पर हावी थे, अब होर्मुज पर आ गए हैं, सारा फोकस उन्होंने भी उसी पर कर लिया है। क्या ईरान की अपनी तरह की एक बड़ी जीत मानी जाएगी? देखिए, इसमें कई कई वजह हैं जिससे जिनको लेते हुए, जिनके चलते डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी जो पिछले 48 से 72 घंटों में जो थोड़ा सा पोजीशन है वो चेंज हुई है। एक तो उनकी जो वो जंग लड़ रहे थे, वो जंग के मैदान में जो हो रहा था, वो जो लड़ रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में वो अपने जो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है उसका वो इस्तेमाल करते थे, और उसके कई गलत परिणाम निकले हैं। तो अच्छी बात यह है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, एक तो उन्होंने अपने कहना चाहिए कि अगर उसको किसी डायरेक्ट शब्दों में कहें तो वो उन्होंने पहली बार अपने जुबान को लगाम दी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो डिप्लोमेसी को सीरियसली ले रहे हैं। तो जो ईरान ने जो प्रपोजल दिया है कि आप पहले स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर बात करिए और न्यूक्लियर इशू को बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जो डिस्ट्रस्ट है ईरान और अमेरिका के बीच में, देखिए ईरानियंस दे डोंट ट्रस्ट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो व्हाइट हाउस पूरा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लगता है कि 2 बार अमेरिका ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। पहले जून में पिछले साल, और अब की फरवरी में, जब वो 3 राउंड की बातचीत हुई थी, जिसमें 1 राउंड मस्कत में हुआ था, 2 राउंड जिनेवा में हुआ था, और उसके बाद चौथा राउंड होना था, लेकिन उसके पहले ये हमला शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट वॉर शुरू हो गई। तो ईरान इसी वजह से उसने क्या किया है बहुत स्मार्टली, कि जो डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस का दायरा है उसका स्कोप को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। वो एक तरह से आसान भी कर दिया है कि भाई पहले आप फोकस करिए स्टेट ऑफ होर्मुज पे, जो कि फौरी तौर पे जो इशू है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके लिए भी, ईरान के लिए, चाइना के लिए, और इनडायरेक्टली अमेरिका के लिए। तो पहले उस इशू को सेटल किया जाए, उसके बाद फिर आप न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे। ऑल्सो बिकॉज उसकी एक और वजह है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपने नेगोशिएटर्स को जो डिप्लॉय किया है, जिसमें स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं, ये दोनों का बैकग्राउंड जो है वो रियल स्टेट के बिजनेस का है। उनको न्यूक्लियर मामले में उतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए ईरान न्यूक्लियर मामले में अमेरिका से जो करंट टीम है नेगोशिएटर्स की, उनसे बात नहीं करना चाहता। देखिए, यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब ये 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई थी, जिसको JCPOA कहा जाता है, वो डील के लिए करीब करीब 2 साल तक नेगोशिएशंस चले थे, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी टीम नेगोशिएट करती थी, जिसमें न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स थे, CIA के लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, और दूसरे डोमेन के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन उस तरीके का जो सीरियसनेस है वो हमें इस बार नहीं दिखाई दी। यही एक वजह है कि ईरान ने का जो सजेशन है
कि पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सेटल करिए, उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर मामले पे जाएंगे। तो आई थिंक ये अप्रोच दोनों के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी ख़त्म करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। जी जी, बॉबी नकवी साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस बार ईरान के हाथ जो खासतौर से हुर्मुज आया है वो इतनी आसानी से उसे छोड़ेगा नहीं, और उसकी बिना पर बहुत कुछ हासिल भी करेगा। आप चूंकि मिडिल ईस्ट में रहे हैं और लगातार वहां के हालात को देखते रहे हैं, समझते भी अच्छी तरह से हैं, ईरान के इस एक्शन से, चाहे हम 40 दिनों की जंग देख लें या उसके बाद की डिप्लोमेसी, इसने क्या मिडिल ईस्ट को दो फाड़ में कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ तो हमें कतर और ओमान जैसे मुल्क नजर आते हैं, जहां पर ओमान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ है। कतर ने तो अपना पुराना बकाया देकर उससे इस जंग से अपने आप को अलग ही कर लिया एक तरह से, और दूसरी तरफ सऊदी या यूएई जैसे मुल्क नजर आते हैं, और बहरीन जैसे, कि ये चाहते हैं कि ईरान को अभी भी सबक सिखाया जाए, इतने हल्के में इसे ना जाने दिया जाए, और अमेरिका खित्ते में भरपूर तरीके से मौजूद रहे। तो क्या इस विषय को लेकर के, क्या इस मसले को लेकर के मिडिल ईस्ट दो भागों में तकसीम हो गया है, बढ़ गया है? देखिए, ये बात आपकी सही है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। देखिए, जी। हुआ क्या है कि अमेरिका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत कई टैक्टिकल मिस्टेक्स की हैं, स्ट्रेटेजिक जी। मिस्टेक्स की हैं। हम्म। उससे हुआ क्या है इस जंग से कि सडनली ईरान जो एक रीजन में भी आइसोलेटेड था और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी आइसोलेशन में था बिकॉज ऑफ जी। सैंक्शंस, और जो ईरान की जो पोजीशन रही है रीजन में, हम्म। दे फंड जो प्रॉक्सीज लाइक हिजबुल्ला, हमास, तो उनके कभी भी रिश्ते मिडल ईस्ट में जो जीसीसी कंट्रीज हैं या वाइडर मिडल ईस्ट में जो अरब जी। कंट्रीज हैं उनसे बहुत अच्छे नहीं रहे, एक्सेप्ट एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के। बिल्कुल। अच्छे के मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कोई टैंजिबल रिलेशनशिप नहीं रही, यानी गिव एंड हम्म। टेक की, या हम्म। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रही। ये जी। 2023 में चाइनीज इंटरवेंशन के बाद सऊदी अरेबिया से ईरान की बातचीत हुई और फिर डिप्लोमेटिक जी। जो रिलेशंस हैं वो रिस्टोर किए गए, लेकिन हम्म। फिर भी वो रिलेशनशिप जो थी वो बहुत सीमित थी और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। जी। इस जंग ने क्या किया है कि ईरान, अमेरिका ने अपनी गलतियों की वजह से और ईरान ने जो अपनी स्मार्टली जो अपनी जो पोजीशंस को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है, now Iran is suddenly sitting on the high table. Now हम्म। Iran is now a power, regional power. उसको बिल्कुल। आप इग्नोर नहीं कर सकते, बेशक। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसने हम्म। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज प्रूव कर दी हैं कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान हैज द कैपेसिटी एंड विल एंड इंटेंट टू कॉज मैसिव डैमेज, not just जी। to the aggressors but to the wider region, जहां बिल्कुल। जहां अमेरिका के बेसेस हैं। इसीलिए आपने देखा कि वहां वहां उन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक्स की हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। जी। जहां जहां यूएस के बेसेस मौजूद हैं वहां उन्होंने हमला किया है और बहुत ज़्यादा काफ़ी डैमेज पहुंचाया है। अब रहा सवाल कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। देखिए, इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो जीसीसी एक ब्लॉक ज़रूर है, लेकिन उनके अपने डिफरेंसेस और अपनी एस्पिरेशंस रही हैं। सऊदी जी। अरेबिया वांट्स टू बी अ रीजनल हैवीवेट, क्योंकि जी। उनको लगता है कि वी आर द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एक्सपोर्टर इन ओपेक, हमारे दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं, जीसीसी में पॉपुलेशन उनकी सबसे ज़्यादा है, तो वो एक रीजनल लीडर हैं। वहीं जी। यूएई की अपनी एस्पिरेशंस हैं, कतर की अपनी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन और उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ब्लॉक का हिस्सा था। लेकिन इस बार ईरान का जो रिस्पांस, जो रिटेलिएशन हुआ है, जी। जो उन्होंने चुन चुन के यूएस बेसिस पर अटैक किया है, उससे इन कंट्रीज में आपस में थोड़ा सा
उनके कहना चाहिए कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो पैदा हुए हैं। उससे क्या हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, जी। उसके चलते अब एक पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का कंटिंजेंट वहां मौजूद है। वो एक सिग्नल है कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और यूएस के ऊपर डिपेंडेंस पूरी तरह नहीं रखना चाहते हैं। जी। उनको लगता है कि अमेरिका इज नॉट एबल टू डिफेंड देम। हम्म। यूएई की अप्रोच थोड़ा अलग है। उनको लगता है कि जो उनकी रिलेशनशिप अमेरिका और इजराइल से है, उसको वो हम्म। और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और जी। उनकी अप्रोच ये है कि जो ईरान से अगर कोई नेगोशिएशंस होते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हों और वो सारे इश्यूज को सेटल किया जाए, इंक्लूडिंग ईरान्स न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड ईरान्स मिसाइल कैपेसिटी। तो ये जी। एक अप्रोच में अलग है। ओमान थोड़ा सा ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए ओमान को ज्यादा ईरान ट्रस्ट भी करता है। जी। कतर इज समवेयर इन बिटवीन। कतर इज नॉट एबल टू कैटेगोरिकली टेक अ पोजीशन। वो इधर भी रहना चाहते हैं, उधर भी रहना चाहते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि देखिए, इससे वॉर से जो डायनामिक्स, वॉर के बाद या अभी जो डायनामिक्स जो हैं, वो डायनामिक्स 28 फरवरी के पहले जो थी, उससे बिल्कुल। काफी फर्क आप देखने को मिलेगा। और ये रीजनल ऑर्डर, जाहिर बात है कि ये पूरी तरह से चेंज होगा आने वाले महीनों में और सालों में। जी जी। अ, एक जगह मैं पढ़ भी रहा था कि कुवैत, यूएई और इसराइल की एक तरह से ये पूरी तरह से जंग रही। और ये आरोप लगता है, ये कई दावे भी मीडिया रिपोर्ट्स में किए जाते हैं कि भाई कुवैत ने और यूएई ने इस जंग को स्पॉन्सर भी किया, अच्छी खासी फंडिंग भी की। उसमें बहरीन को भी एक तरह से हम जोड़ लें, लेकिन बहरीन बिल्कुल सऊदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, तो एक तरह से वही सोचता है जैसा सऊदी, ऐसा मानकर चला जा सकता है। तो देखा जाए तो क्या, मैं इसमें इसराइल पर ज्यादा जोर दूंगा कि क्या ये लोग अमेरिका को इतनी आसानी से खित्ते से जाने देंगे ऐसे वक्त में जब अमेरिका सारे तामझाम के साथ आया और इस बार लड़ने के मूड से आया, तो ये लोग क्या इतनी आसानी से जाने देंगे बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए? अगर अगर ये जंग फैसला कुन नहीं रही या इसी तरह से कोई समझौता हो गया, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं, आरोप लगते हैं कि वो बस भागना छुड़ा चाहते हैं, पीछा छुड़ा करके, ऐसे में क्या ये लोग इन्हें जाने देंगे? इसराइल ऐसा होने देगा इतनी आसानी से? जबकि अमेरिका अपने फ्लीट लेकर आया है, बड़े हथियार लेकर आया, ये मौका बार बार तो नहीं आएगा। देखिए, जहां तक सीज फायर की बात है और जंग के खत्म होने की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एपेटाइट जो है वो इस वॉर के लिए बिल्कुल कम हो चुकी है। जी। यही आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में वो वॉर के बारे में कम बात कर रहे हैं। जी। उनके जो ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे जो मैसेजेस हैं, वो भी वॉर के बारे में कम हैं और दूसरे इश्यूज के बारे में ज्यादा हैं। उसकी एक वजह यह है कि उनको समझ में आ गया है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ईरान बावजूद इसके कि 40 दिनों तक लगातार बमबारी की है, दोनों कंट्रीज ने, अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिल के की है, उसके बावजूद ईरान अभी भी खड़ा हुआ है। उसकी मिसाइल कैपेसिटी अभी तक बरकरार है, उसकी पॉलिटिकल विल अभी तक बरकरार है, बावजूद इसके कि ईरानियन लीडरशिप को पूरा डिकैपिटेट किया जा चुका है। ईरान का कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरा बरकरार है। तो अमेरिका को, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो अब कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन एक कोई ऐसा एग्जिट रैम जो एक हेडलाइन ग्रैबिंग एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे दे, तो वो उसके बाद वो निकल लेंगे। तो वही तो ईरान देना भी नहीं चाहता है। ईरान भी नहीं देना चाहता क्योंकि वहां भी ऐसा लग रहा है कि अवाम का जज्बा बहुत मजबूत है, और आईआरजीसी हो या उनकी रिजीम इस्लामिक रेवोल्यूशन की, वो मजबूती के साथ अभी भी लड़ने के लिए तैयार है या लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में क्या ईरान जब इतना पावरफुल होकर उभरा है और अवाम का भी पूरा सपोर्ट है, तो क्या, मेरा सवाल वही था कि इसराइल हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, ये लोग इतनी आसानी से अमेरिका को पीछा छुड़ा के जाने देंगे? देखिए, इसमें जहां तक इजराइल की पोजीशन है या दूसरे किसी गल्फ कंट्रीज की पोजीशन है कि साहब
आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं बीच में। जी ये दिस इज द रोल ऑफ, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि वो कैसे इन कंट्रीज को मैनेज करे। क्योंकि जी दूसरा ऑप्शन जो है, अगर अगर वो अमेरिका अपने हाथ नहीं पीछे खींचता है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्टिवली फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करे। वो जी ऑप्शन और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल जितनी बार ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उससे ज्यादा क्या नाम है, इंटेंसिटी से ईरान पलटवार करेगा। और इस बार ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हमला होता है, तो हम उसके 4 गुना ज्यादा उसका जी, नुकसान करेंगे। बिल्कुल, देखिए, एक के बदले चार। जी, देखिए, इन कंट्रीज को बखूबी मालूम है कि जो वो पर्शियन गल्फ का जो रीजन है, जो पूरी जो 1000 किलोमीटर की जो वो पूरा जो वाटरवे है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू होता है और इराक की कोस्ट पे ख़त्म होता है, वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है और वो जी बहुत सेंसिटिव जोन है। वो एक, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दुनिया की एक तरह से एनर्जी की आर्टरी है वो, जी ठीक है। तो उस वाटरवे में, उस गल्फ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइसिवली रिसेशन में धकेल देगा, डिप्रेशन में जी धकेल देगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन में। जी उसकी एक कोस्ट पे सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें ऑयल के इंस्टॉलेशंस हैं, गैस फील्ड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। जी देखिए, दोनों कोस्ट में ईरान के तरफ अगर बुशेर का न्यूक्लियर प्लांट है, तो इस तरफ जो जीसीसी वाला जो कोस्ट है, उसमें जी बरा का न्यूक्लियर प्लांट है, जो बहुत बड़ा न्यूक्लियर, यानी तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे कोई नहीं चाहता। जी कुवैत का नाम लिया, या आप इन कंट्रीज को देखिए, इनको अच्छी तरह मालूम है कि इनकी सामने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बावजूद इसके कि वो ये नहीं चाहते कि ईरान एक बड़ी पावरफुल कंट्री जी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उभरे, लेकिन उनके सामने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उनकी जो प्ले बुक है, उसके सारे जी ऑप्शंस वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अमेरिका से सपोर्ट लेके, अमेरिका के वेपन्स इस्तेमाल करके, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। बिल्कुल। रही बात अमेरिका के बेसिस की इन कंट्रीज में, देखिए, कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे, पेंटागन ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इन बेसिस पे बहुत ज़्यादा खासा डैमेज हुआ है और बिल्कुल। उनको रीबिल्ड करने के लिए, उनको वापस ऑनलाइन लाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होगा। तो वो खर्चा जी कौन उठाएगा? अमेरिका उठाएगा? क्या अमेरिका अपनी बेसिस को दोबारा रीबिल्ड करेगा? या वो इन कंट्रीज से बोलेगा कि भाई जो होस्ट कंट्रीज हैं वो ये खर्चा बियर करे? तो एक तरह से अमेरिका की जो प्रेजेंस होगी, मिलिट्री प्रेजेंस, वो अपने आप इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कम हो गई है, उनकी कैपेसिटी जो है कम हो गई है। जी देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने ये क्लियर कई बार कहा है कि हम अपने नेबर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये नेबरिंग कंट्रीज अमेरिका के बेसिस होस्ट करती हैं और वहां से ईरान के ऊपर हमला हुआ है उन बेसिस पे। जी हालांकि जीसीसी कंट्रीज ने डिनाई किया है कि हमारी टेरिटरी से, हमारी जमीन से हमला नहीं हुआ ईरान के ऊपर, लेकिन बावजूद उसके ईरान ने कहा है और कुछ इंस्टेंसेस में एविडेंस भी पेश किया है कि इन कंट्रीज से हमारे ऊपर हमला हुआ है। फॉर जी एग्जाम्पल, जो मिनाद के जो स्कूल पे हमला हुआ था, वो ईरान का कहना है कि वो मिसाइल जो अटैक था वो बहरीन से किया गया था। तो जी देखिए, ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बाकी इन कंट्रीज के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से ईरान, जो अब्बास अरक्ची ओमान पहुंचे हैं, जो जी दौरा किया है, उन्होंने रीजनल फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की वो बात कर रहे हैं कि इन कंट्रीज के लिए रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो जी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, रेजिलियंट होगा, ड्यूरेबल होगा और शायद उसमें पैसे भी कम खर्च हों।
तो जी। उनको ये जो मैसेजिंग है कि ईरान की तरफ से कि आपका अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमसे होता है तो वो आपकी फिर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। अब ये आगे आने वाले वक्त बताएगा कि इन कंट्रीज बिल्कुल, की क्या अप्रोच रहती है। जी बिल्कुल। क्योंकि इमाम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब जब वो बाहयात थे, तब भी वो हमेशा मैंने उनके भाषण, कई संबोधन सुने जिसमें वो हमेशा कहते थे कि खित्ते के जो अरब मुल्क हैं वो सब एक हो जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ और अमेरिका को यहाँ से निकालो। और फिर बाद में ये भी आरोप लगते रहे या ये भी रिपोर्ट्स आती रहीं ईरान से कि मुनाफ़िक़त अगर कहीं से होगी तो इन अरब मुल्कों से ही होगी, और वही हुआ। तो आप जो बात बता रहे हैं कि एक बार फिर ईरान कोशिश कर रहा है एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कि भाई अब तो समझ जाओ, अब तो मान जाओ। क्या ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे? और मेरा इसी में एक सवाल सर और जुड़ जाता है। आपने कहा अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन एक सवाल और जुड़ जाता है, उसका भी आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या जब ईरान ने इतना पावरफुल होता चला जा रहा है और इस पूरी जंग में वो एक ताकत बनकर उभरा, पहले दिन से लेकर वो लगातार मुकाबले में रहा, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ा। तो पहला जो सीज़फायर ऑफर था, जिसको ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि अब खत्म भी हो गया है, क्या उसको लेकर के या उसको एक्सेप्ट करके ईरान ने बहुत जल्दी नहीं की? अगर नहीं करता और मजबूती से सबक सिखाता तो ज़्यादा बेहतर होता? यानी अवाम के अंदर भी क्या ईरान की ये चर्चा नहीं चल रही होगी कि क्योंकि मैं कुछ और रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और ईरान में जो मौजूद हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि एक अवाम का तबका मानता है कि इतनी जल्दी सीज़फायर में आना नहीं चाहिए था। देखिए, ईरान की जो उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है इस कॉन्फ्लिक्ट जी, में, उन्होंने बखूबी पहले तो अपनी उन्होंने इस जो पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट था उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड किया। यानी जी, कि जब अमेरिका और इजराइल का एक ही एयर स्ट्राइक्स हुई हैं या मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, तो उन्होंने पहले दिन से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करके और पहले 48 घंटों में उसको 13 कंट्रीज तक पहुंचा दिया। ठीक बिल्कुल। है, तो वो जी, उनकी जो मैसेजिंग थी कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारा हुँ, रिटेलिएशन जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। हुँ, वो चूंकि ईरान देखिए अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता या जी, इसराइल तक पहुंचने में भी क्योंकि काफी डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर जी, के आसपास है। तो जी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर अटैक किया है। हुँ, एक तो वो उनकी अप्रोच रही है। दूसरी अप्रोच ये रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया है, जो कब्जा किया है, देखिए जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानियंस किस तरह से देखते हैं। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वॉर की बूटी है। यानी अगर हुँ, उसको आम लैंग्वेज में कहा जाए तो ये लूट का माल है और इस हुँ, लूट के माल को ईरान अपने हाथ से नहीं जाने देगा। उसको ये हुँ, समझ में आ गया है कि ये हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा हमारे पास रहेगा, जब जी, तक ये लेवरेज हमारे पास रहेगा, फिर हमें मिसाइल से या ड्रोन से अटैक करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जी, इसीलिए उन्होंने सीज फायर, जो पहला सीज फायर हुआ था 2 हफ्ते का, 14 दिन का, उसको हुँ, एक्सेप्ट किया और उसके बाद इंडेफिनिट सीज फायर को एक्सेप्ट किया। और अच्छी बात यह है कि सीज फायर ऑलमोस्ट 100% सीज फायर इज होल्डिंग। तो जी, इस सीज फायर के चलते फिर हुँ, ईरान को भी मौका मिला कि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसका वो हुँ, हुँ, बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो उनका जो नैरेटिव कंट्रोल है, देखिए हो क्या रहा था जंग के हुँ, दौरान कि जो नैरेटिव, जो एजेंडा, जो नैरेटिव का, जो वॉर का जो नैरेटिव है वो वॉशिंगटन से सेट हो रहा था। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब सुबह 5 बजे कोई अगर ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे अपने डालते थे तो वो हेडलाइन बन जाती थी। कोई जी, व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन कुछ बोलता था तो उसकी हेडलाइन बन जाती थी। उनका जी, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ कुछ बोलते थे तो वो हेडलाइन बन जाती थी। और फिर ईरान को जवाब देते देते काफी वक्त मिलता था। हुँ, लेकिन हुँ, ये सीज फायर का जो मौका मिला है उसका ईरान अपनी पोजीशंस को बहुत कैटेगोरिकली, हुँ, क्लियरली हुँ, दुनिया के सामने रख रहा है। और इसीलिए शायद उन्होंने ये सीज फायर एक्सेप्ट किया है, सो दैट
ये जो नैरेटिव कंट्रोल वाली जो वॉर है, इस पे जी। अब ईरानियन पोजीशन अपनी वो क्लियरली दुनिया के सामने रख सके, इसलिए ईरान ने अपना ये सीजफायर बिल्कुल। एक्सेप्ट किया है। जी बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी बातचीत के दौरान कि भई सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं उस खित्ते के, अलग-अलग देशों के सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं और वो उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो मेरा ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इमाम सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब कहते रहे कि भाई आ जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ और हम एक पावर बनते हैं जो खित्ते में अमेरिका को को कहीं न कहीं उसको वहाँ से हटाने, भगाने या उसका असर कम करने में बहुत मददगार होगी। क्या अपने अलग-अलग इंटरेस्ट के रहते हुए अब आगे आने वाले दिनों में क्या ये लोग इस बात पर कान धरेंगे? जीसीसी के मुल्क इस बात पर कान धरेंगे? खित्ते के अरब अरब मुल्कों की ही बात नहीं कर रहा मैं और भी क्योंकि वो कहते थे कि सारे जो मुस्लिम मुल्क हैं एक छतरी के नीचे आ जाओ। तो क्या तुर्की कभी ऐसा सोचेगा या जो गैर अरबी मुल्क हैं वो ऐसा सोचने की हिम्मत दिखाएँगे अब? देखिए, ईरान और अरब वर्ल्ड की जो रिलेशनशिप है, वो हुँ, हुँ। कई उसमें ओवर टाइम, ओवर डेकेड्स कई उसके कई पहलू हैं। उसको जी, कभी अरब वर्सेस पर्शियन में के उसमें के लेंस के थ्रू देखा गया है, कभी जी, उसको शिया वर्सेस सुन्नी के उससे देखा गया है, जी। कभी इस उससे देखा गया है कि साहब ईरान जो है वो अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो उसको इम्पोज करना चाहता है, हुँ, कभी हुँ। इस उससे देखा गया कि ईरान जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, उससे जो जी, रीजन में जो फोर्सेस हैं जो मोनार्कीज के खिलाफ हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। जी। लेकिन आयतुल्ला अली ख़ुमैनी साहब ने ये सारी चीज़ों को एक तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि ये जो सेक्टेरियन है जो वाला जो पहलू है शिया सुन्नी वाला, उसको जी। हमेशा उन्होंने एक मुस्लिम यूनिटी, एक इस्लामिक नेशन की यूनिटी के हिसाब से उसको काउंटर करने की कोशिश की है। जी। वही जो पर्शियन वर्सेस अरब वाली जो कोशिश है, जो हुँ, हुँ। उसको भी थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश की है, ये कह के कि देखिए, इराक इज ऑल्सो एन अरब नेशन और जी, मेजॉरिटी शिया नेशन, लेकिन हमारे उनसे अच्छे टर्म्स हैं। वहीं जी, अगर आप देखें तो बहरेन में भी, बहरेन एक अरब नेशन है, जी। लेकिन वहाँ हुँ, पे हुँ। मेजॉरिटी शिया हैं और हुँ, उनके हुँ। जो लोगों से काफ़ी कॉन्टैक्ट रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल और सोशल और बिल्कुल, कल्चरल। बिल्कुल। कुवैत में भी खासी एक शिया पॉपुलेशन है हुँ, हुँ। और सऊदी अरेबिया में ईस्टर्न प्रोविंस में है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो सेक्टेरियन बोगी है या अरब वर्सन पर्शियन बोगी है, उसको काउंटर करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन उसमें दूसरे इंटरेस्ट आ जाते हैं। सबसे जी। बड़ा जो इंटरेस्ट वो ये है कि देखिए, हुँ, हुँ। जो एनर्जी का अगर इशू देखें तो हुँ, हुँ। ईरान ने हमेशा अपनी एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट इमेज पोजीशन बनाई है एनर्जी जी। को लेके। हुँ, हुँ। जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन कंपनीज का जितना इन्वॉल्वमेंट रहा है एनर्जी सेक्टर में, चाहे हुँ, वो हुँ। ऑयल लें या गैस लें या दूसरे पेट्रोकेमिकल्स लें, ईरान में उतना दखल नहीं है। आपको हुँ, शायद याद होगा कि 50s में जब से ईरानियंस ने नेशनलाइज किया था अपनी ऑयल इंडस्ट्री, उसके जी। बाद से ब्रिटिश ऑयल को बाहर कर दिया था, तब से हुँ, हुँ। ईरान का एक अलग स्टैंड रहा है। तो दूसरा, ईरान का अमेरिका और इजराइल से रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। हुँ, हुँ। अमेरिका से 79 के रेवोल्यूशन के बाद से, और इजराइल से इसलिए नहीं क्योंकि ईरान की जो पोजीशन रही है पैलेस्टाइन को लेके, और जी, जी। जो इजराइल के ग्रेटर इजराइल के जो एक्सपेंशन के एम्बिशंस हैं, उस एम्बिशन को काउंटर करने के लिए ईरान की जो पोजीशन रही है, उस जी। इन सब के चलते हुँ, हुँ। गल्फ कंट्रीज के रिश्ते भी थोड़ा काफ़ी टेंस रहे हैं। और हुँ, गल्फ हुँ। कंट्रीज को हमेशा ये खतरा लगता रहा है कि ईरान अगर अपनी पोजीशन और स्ट्रांग करता गया तो फिर वो इन कंट्रीज के लिए एक तरह से मोनार्कीज को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट
पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम्म, इन कंट्रीज की जो आज की जो सिचुएशन है वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। जी। यही एक वजह है जो अब लेकिन ईरान एक कोशिश ये कर रहा है कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो उनके रीजनल एम्बिशंस हैं वो दे आर नॉट अ थ्रेट टू जीसीसी सोवरेनिटी या मोनार्कीज जो है उनके लिए ईरान एक खतरा नहीं है। ईरान जी। एक सोवरेन कंट्री है, उनके एम्बिशंस जरूर हैं। वो उनके जो न्यूक्लियर के एम्बिशन, सिविलियन न्यूक्लियर के एम्बिशन जरूर है, और जो जी। उनकी पोजीशन है वो उसके बावजूद, लेकिन वो नेबर्स के लिए खतरा नहीं है। ये एक पोजीशन आयतुल्लाह अली खमैनी ने भी लेके चली थी, और वही मुझे लगता है कि उनके जो बेटे हैं मुश्तबा, वो भी यही पोजीशन मेंटेन करेंगे। जी बिल्कुल। इज़राइल के हवाले से मैं ज़रूर आपसे एक बात समझना चाहूँगा। क्या इज़राइल, अगर हम 12 दिनों की जंग भी देखें, जो जून 2025 में हुई थी, और अभी ये 40 दिनों की लगभग जंग देखें, इसके बाद क्या इज़राइल कुछ खामोश बैठेगा, थोड़ा ठंडा होगा? और अब चूँकि अमेरिका भी निकलना चाहता है और सभी जानते हैं कि बिना अमेरिका के इज़राइल उतना ताकतवर नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में इज़राइल अब कुछ दिनों तक खामोश बैठेगा, या फिर जिस तरह से वो ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, जब तक ईरान है हमें खतरा बना ही रहेगा, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होगा? कैसे देखें इसको? देखिए, ईरान ने क्या किया है इस जंग से कि हम्म, एक बात बहुत साफ कर दी है कि अगर ईरान की ऊपर हमला होता है, ईरान के जी। ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक होती है, तो हम्म, ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू इम्पोज मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट जी। ऑन इट्स एग्रेसर्स। बिल्कुल। ये बात बहुत साफ कर दी है। यानी हम्म, ईरान के ऊपर मिलिट्री एग्रेशन का खामियाजा जो है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो पूरे जी। रीजन को उठाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इजराइल। ऐसा हम्म, नहीं है कि इजराइल के ऊपर कॉस्ट नहीं हुई। इजराइल हैज आल्सो सफर्ड डिस्ट्रक्शन, उनके यहाँ भी मौतें हुई हैं, और जी। एक ऑनगोइंग एक कॉस्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए, इजराइल अकेले जो है अपने दम पे वो कभी भी इजराइल के ऊपर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। जी। जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक वो ईरान के ऊपर अब दोबारा हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। जी। वो ये जरूर कर सकता है कि जो लेबनान के फ्रंट पे जो उसने जो लेबनान के की जमीन पे जो कब्जा किया है, 8-10 किलोमीटर अंदर घुसे हैं लितानी रिवर से पहले, वहां तक जो कब्जा किया है, उस पे जरूर वो कोशिश करेगा कि वो कंट्रोल बरकरार रहे। वहीं जी। सीरिया में गोलन हाइट्स पे जो उनका कब्जा है उसको बरकरार रखे, लेकिन जी। वो ईरान के ऊपर वो हमला करने की अपने दम पे वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने जायनिस्ट लॉबी से पैसा लिया अपने इलेक्शन कैंपेन में, वो खुल के सपोर्ट करते हैं। वो क्या, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति होता है, कोई भी पार्टी होती है पावर में, वो जायनिस्ट जी। लॉबी से पैसे लेती है और उसके बाद वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इजराइल गलत हो या सही। देखना जी। यह है कि इस मामले में अगर ये सीज फायर होल्ड करता है और नेगोशिएशंस आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ प्रोग्रेस होती है, तो उसके जी। बाद अमेरिका इजराइल को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन जी। ये बात तय है कि इजराइल अपने दम पे ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जी। इसमें इजराइल के जो रीजनल दूसरे जो एलाइज हैं, जिनसे ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज अभी पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं, वो जी। कंट्रीज भी अभी उनकी भी जो टॉलरेंस है, उनकी एपेटाइट है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो इजराइल को रीजनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। जी जी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ऊपर ऊपर से शांति दिखेगी खित्ते में, लेकिन अंदर खाने चीजें चलती रहेंगी। और अब ईरान भी उसमें एक बहुत मजबूत खिलाड़ी के तौर पर रहेगा, और उसके जो जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, जिन्हें वो अपने हिमायती संगठन कहता है, हिमायती तंजीमें कहता है, वो भी ज्यादा एक्टिव रहेंगी।
ऊपर ऊपर से हो सकता है सब शांत दिखे, लेकिन अंदर अंदर चीजें चलती रहा करेंगी और ज्यादा तेजी से चलेंगी। देखिए क्या होता है डिप्लोमेसी में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2018 में जो बैरक ओबामा ने डील करी थी वो क्यों फाड़ के फेंक दी थी, क्योंकि जब आप डील कर लेते हैं तो फिर जी। आपका फिर वो जो आप फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप चूंकि एक डील में इंटर कर चुके हैं, नेगोशिएशंस जी। कर चुके हैं, एक चीज का सेटलमेंट कर चुके हैं, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी वही दिक्कत आने वाली है। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि हम JCPOA से बड़ी डील ईरान के साथ करेंगे। इस बात की प्रेडिक्शन मैंने अपने किसी प्रोग्राम में की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब भी ईरान के साथ डील होगी वो एक बहुत बड़ी डील होगी, अच्छा। उसमें कमर्शियल एंगल्स भी इन्वॉल्व होंगे। जी। देखिए जो 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई है और ईरान और अमेरिका की जो आखिरी दौर की बातचीत थी वो 26 फरवरी तक चली है जिनेवा जी। में। उस बातचीत में जिसमें अब्बास अरक्ची साहब थे और स्टीव विटकॉफ थे, जेरेड कुशनर थे। अब्बास अरक्ची ने एक 7 पेज का रिटन एक मसौदा अमेरिका का स्टीव विटकॉफ को दिखाया था, उसमें कुछ एनेक्स्चर्स भी थे जो जी। उनके कमिटमेंट थे न्यूक्लियर मामले पे और दूसरे जो कमिटमेंट्स थे उनके अलावा। जी। ईरान ने ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं बाद में, क्योंकि उस मीटिंग में 2 और लोग मौजूद थे, एक ओमान के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जी। उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि ईरान ने अमेरिकन कंपनीज को 6% स्टेक अपने गैस और ऑयल रिजर्व्स में ऑफर की थी। तो यहाँ जी। पे एक कमर्शियल एंगल भी आ जाता है। तो अगर और ट्रंप है ईरान कारोबारी। और जी। तो ईरान और अमेरिका के बीच पे अगर प्रोग्रेस होती है न्यूक्लियर फ्रंट पे, स्ट्रेट ऑफ जी। हॉर्मुज़ का मामला सेटल हो जाता है कुछ किसी तरीके से, तो फिर अगर ये कमर्शियल उसमें भी अगर कोऑपरेशन बढ़ता है तो फिर जाहिर बात है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो देखिए जी। अमेरिकन इंटरेस्ट अभी तक ईरान में नहीं मौजूद है। कोई उनका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका जब ईरान से बातचीत करता था तो वाया स्विस एम्बेसी के करता था हमेशा, जी। 79 के बाद से। तो जी। अगर ईरान के और अमेरिका के कोई कमर्शियल इंटरेस्ट हो जाते हैं, एक टेंजिबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर उस वक्त देखिए फिर इजराइल का अमेरिकन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना विजा वी ईरान ये बहुत मुश्किल होता जाएगा बहुत आने बड़ी बात, वाले बहुत टाइम बड़ी, में। बहुत बड़ी तो बात। देखना ये यह आपने। है कि जी, तो देखना जी। यह है कि मुश्तबा खुमैनी साहब अपने अपने जो ये जो गेम है इसको अपने जो उनका जो लेवरेज है, जो खास तौर पे से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो लेवरेज है, और दूसरा एक बड़ा लेवरेज जो है जो मैंने पहले जिक्र किया कि ईरान इज नाउ सिटिंग ऑन द हाई टेबल। देखिए पिछले ऑलमोस्ट 5 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट लेके आया किसी थर्ड कंट्री में बैठ के, उसने ईरानियन नेगोशिएटर से फेस टू फेस 12 घंटे जी। से ज्यादा बातचीत की है। तो अमेरिका ने ईरान को खुद एक हाई टेबल पे बैठाल दिया है, तो जी। उसका रुतबा, ईरान का रुतबा तो वैसे ही बढ़ गया है। ईरान का बेशक। रुतबा ऐसे भी बढ़ गया है कि उसने दिखा दिया है कि यू कैन नॉट मेस विद अस मिलिटरीली। मिलिट्री फ्रंट पे भी हम एक बहुत बड़ी ताकत है। जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक लेवरेज उनके पास है। न्यूक्लियर मामले में वो प्रूव कर चुके हैं। जी। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो डील फाड़ के फेंक दी थी, 1 साल तक ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं किया, लेकिन जी। उसके बाद फौरन उन्होंने 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट करके दिखा दिया कि अगर हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट, आप हमारा प्रोग्राम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म भी कर दें तो हमारी नॉलेज को आप खत्म नहीं कर सकते। जी। नॉलेज को कैसे आप खत्म करेंगे? जी। नॉलेज तो हमारे पास है। तो न्यूक्लियर फ्रंट पे भी हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। तो ये जो ईरान की जो जो नया ईरान है आज की डेट में, उसके चलते, उसकी पोजीशन के चलते
अमेरिका को के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय जी। उसके कि उसको टेबल के पे बिठाल के। देखिए, ईरान कई बार ये बात कह चुका है कि हमारी अमेरिका से बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है। दूसरा, जी। अमेरिका हमारी इज्जत नहीं करता। तो वही मैं फिर आपको बात दोबारा दोहराऊंगा कि जो व्लादिमीर पुतिन ने जो काम किया है कि ईरान को सामने बैठाल के उनके फॉरेन मिनिस्टर को आमने सामने बातचीत की है, वो एक जी। बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब ईरान को आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुश्तबा खुमैनी के सामने बैठ के बात करनी पड़ेगी। आज जी। नहीं तो आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में उनको जी। अमेरिकी राष्ट्रपति को बात करनी पड़ेगी। नाउ ईरान इज अ मेजर प्लेयर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ बिल्कुल। ये नहीं कर सकते, अगर अमेरिका को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है रीजन में, अगर उनको ये चीज इंश्योर करनी है कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस रहे, तो उनको ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी। उनसे धमकी देके, उनके ऊपर हमले करके, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के, जी। उनके ऊपर उनके लोगों को असैसिनेट करके, लीडरशिप को डिकैपिटेट करके उनका काम नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल। अमेरिका में जो रियलाइजेशन है, ये बहुत नई चीज है। देखिए, इस बिल्कुल। जंग ने एक नया एक वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके से खड़ा कर दिया है, जी। एंड ये वर्ल्ड ऑर्डर ड्यूरेबल है मुझे लगता है। और आने वाले वक्त में ये एक तरह का रीजनल लेवल पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और जी। इंटरनेशनल लेवल पे भी। जो यूरोपियन यूनियन जो अभी तक रिलक्टेंट है कि साहब सैंक्शंस अभी तक नहीं हटाई जाएं, अल्टीमेटली दे विल आल्सो हैव टू फॉल इन लाइन एंड जी। रिकॉग्नाइज ईरान एज अ मेजर पावर। जी बहुत बहुत अहम बात मुझे जो इस पूरी अपनी चर्चा का आपके साथ में बॉबी नकवी साहब जो निचोड़ लगता है, बहुत अहम बातें एक तो ये सामने आ गई कि टेबल पर ईरान की दमदारी कई गुना बढ़ गई है और वो दमदारी बनी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका के साथ उनके कमर्शियल कुछ और हित जुड़ जाते हैं, तब तो इजराइल को भी ठंडा करवा देगा अमेरिका। और हुर्मुज एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, आबनाए हुर्मुज एक तरह से लूट का माल हाथ लगा है ईरान के, जिसे वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। बहुत ही आपने तफसील से और बड़ी गहराई से चीजों को हमारे सामने रख दिया। देखिए, जी। यहाँ पे जो कुछ साल पहले जो अब्राहम एकॉर्ड्स एक साइन करने का वो जो सिलसिला शुरू हुआ था, जी। और जो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के चलते ईरान और जीसीसी में एक तरह से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जो तलखी थी वो ख़त्म हुई थी जी। और जी। रिश्ते अच्छे हो रहे थे। उसके बाद लेकिन चूंकि कई तरह के इंसिडेंट्स हुए, ये भी सुन रहे थे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में भी एक डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर हो सकते हैं। जी। उसके जी। बदले में अमेरिका एक तरह का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफर कर सकता है, सऊदी अरेबिया को एक नॉन जी। नेटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट कर सकता है। लेकिन फिर वो 7 अक्टूबर का वो इंसिडेंट हो गया जो 2023 में जी। हुआ था। जी। जी। देखिए, अब जो है ये हालात बहुत बदल चुके हैं। अब बदल ऐसे चुके हैं कि आ, जो ईरान की जो ईरान हैज बीन एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स जी। कैपेबिलिटीज कि हमारी पहुंच, हमारी मिलिट्री के जो हमारे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी जी। जी। पहुंच कहाँ तक है, बिल्कुल। वो क्या केपेबल है। दूसरी चीज कि ईरान की जो पॉलिटिकल विल है। देखिए, हथियार तो रीजन में सबके पास हैं। मेरे जी। ख्याल से ईरान से ज्यादा आधुनिक हथियार इस टाइम गल्फ कंट्रीज के पास में है, थैंक्स टू यूएस, थैंक्स टू अमेरिका। लेकिन जो उनकी जो ईरान की जो पॉलिटिकल विल है, जी। हथियार रखना एक बात होती है, उन हथियारों का इस्तेमाल करना बैटलफील्ड पे दूसरी बात होती है। बिल्कुल। ईरान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ना सिर्फ उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि उनके पास पॉलिटिकल विल भी है। दूसरी जी। चीज, उनकी जो नेशनल जो साइकी है, जो जो
बावजूद इसके कि जनवरी में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, कई हजार लोग मारे गए, बावजूद जी। इसके आज हजारों की तादाद में, जब से जंग शुरू हुई है, हजारों की हम्म। तादाद में लोग निकल रहे हैं अपनी कंट्री के सपोर्ट में, तेहरान में, दूसरे शहरों में, मशहद में, कोम में, और वो अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े हैं। तो जी। ईरान को अगर देखा जाए तो इस पूरे रीजन से, पूरे कॉन्फ्लिक्ट से वो बहुत हम्म। स्ट्रांग एक कंट्री के रूप में उभरा है, जिसको जी। आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे बिल्कुल। आप डील तो कर सकते हैं। और हम्म। मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में जीसीसी कंट्रीज की, अगर ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा बरकरार रखता है, अपना लेवरेज हम्म। मेंटेन रखता है, तो फिर हम्म। इन कंट्रीज को एक रिश्ता ईरान के साथ में, एक वर्किंग फंक्शनल रिलेशनशिप वो कायम करनी पड़ेगी। भाई, जी। अगर ईरान ने कहा कि जो भी जहाज वहां से निकलेगा, हम तेल के जहाज से $1 फी बैरल अगर लेंगे, तो वो हम्म। पैसा कलेक्ट करने का जो मैकेनिज्म होगा, अगर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर सऊदी अरेबिया में जद्दा पोर्ट से कोई अगर ऑयल का टैंकर निकलता है, तो जाहिर जी। बात है कि ईरानियन वो जद्दा पोर्ट से इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई आपके यहाँ से जहाज आया, कितना तेल लदा है, कहाँ रजिस्टर्ड वेसल है, वगैरह वगैरह। जी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक डेली जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है, वो हम्म। इवॉल्व होगी ओवर टाइम। उसको फिर उसके चलते दूसरी चीजें, दूसरे सेक्टर्स में भी रिलेशनशिप, पॉलिटिकल लेवल पे, बिल्कुल। सोशल लेवल पे भी वो बढ़ने की बने। चांसेस हैं। देखिए, जी। ईरान इज अ वास्ट कंट्री, इट्स अ बिग हम्म। कंट्री ऑफ 90 मिलियन पीपल, और ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो आधे इंडिया के लगभग बराबर है। तो वो जी। बहुत बड़ा कंट्री है। उसको हम्म। इग्नोर करना अमेरिकन इंटरेस्ट में, मेरे ख्याल से अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। अब देखना हम्म। यह है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें, एलिफेंट इन द रूम, ये अगर जो फौरी तौर पे जो इश्यूज हैं उनको सेटल कर भी लिया जाए, न्यूक्लियर का मामला सेटल हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सेटल हो जाए, जो हम्म। अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है ईरान का सेटल हो जाए, प्रॉक्सीज हम्म। को भी अगर ईरान कंट्रोल में कर ले, तो जो हम्म। एलिफेंट इन द रूम जो वो बचेगा पैलेस्टाइन का इशू। जी। उस इशू का सेटल होना बहुत जरूरी है, तभी लास्टिंग पीस हो सकती है, उसकी उम्मीद कर सकते हैं। तभी जी। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तभी उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट में। हम्म। इस इशू को सेटल किए बिना, ये ईरान हम्म। का भी शुरू से स्टैंड रहा है कि देखिए, आपको पैलेस्टाइन का इशू सेटल करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स हम्म। हाई टाइम। ये कॉन्फ्लिक्ट ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि ये दुनिया बिल्कुल। के सामने एक मौका है, इंटरनेशनल बिल्कुल। कम्युनिटी के सामने, रीजनल जी। कम्युनिटी के सामने, कि पैलेस्टाइन के इशू को आप सेटल करिए। वेस्ट बैंक हम्म। का इशू, गाजा का इशू, इसको सेटल करना पड़ेगा। देखिए ना, बात कहां से कहां तक चली। वो तो रिजीम चेंज कराने के लिए चले थे कि एक दो दिन में ईरान में रिजीम बदल कर रख देंगे, ऐसे भीषण हमले करेंगे। लेकिन आज होर्मुज में आके फंस गए हैं, न्यूक्लियर पर बात करने के लिए लगे हुए हैं। और आप बता रहे हैं कि फिलिस्तीन का मसला भी इसी तारतम्य में हल होने की गुंजाइश और ज्यादा बन रही है। तो देखिए, अमेरिका चला कहां से था, इजराइल अमेरिका चले कहां थे और फंसे कहां पे आके। देखिए, इसराइल को अपनी जो उनकी जो जायनिस्ट प्रोजेक्ट है उसके जी। ऊपर, देखिए, चाहे वो अमेरिका लगाम दे या हम्म। कोई और लगाम दे, उस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी को लगाम देनी पड़ेगी। वो हम्म। इसराइल 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। आप आप एक्सपेंशन की जो आपकी जो वो है, उसके ऊपर आपको लगाम देनी पड़ेगी। हम्म। गाजा को और वेस्ट बैंक को आपको एक पैलेस्टाइन, एक इंडिपेंडेंट नेशन, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जी। जेरूशलेम को आधा आधा बांटना पड़ेगा, तभी हम्म। इजराइल सरवाइव कर सकता है एज ए नेशन। ये जी। इजराइल के जो राइट माइंडेड लोग हैं, हम्म। जो उनके मीडिया में जो राइट माइंडेड लोग हैं, उनके कुछ जी। एकेडमिक्स हैं, कुछ ऑथर हैं, वो ये बात कबूल करते हैं, ये बात मानते हैं कि इजराइल कैनॉट सरवाइव बाय कंटिन्यूसली फाइटिंग वॉर्स
अगेंस्ट इट्स हम्म, नेबर्स, खास करके ईरान से। ये जी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो पैलेस्टाइन के इशू को सेटल करें। और मेरे हम्म, ख्याल से इसमें अगर आने वाले टाइम में अगर नेतन्याहू को इस इक्वेशन से हटाया जाएगा तो शायद हम्म, कोई गुंजाइश, शायद कोई रास्ता निकले इस इशू को जी। सेटल करने के लिए और वाइडर हम्म, रीजन में पीस लाने के लिए, ड्यूरेबल पीस लाने के लिए, परमानेंट पीस लाने के लिए यही एक रास्ता है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। आपने लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़कर दीन दुनिया शो में वक्त दिया और आपकी गिरा कदर राय जो है हमारे दर्शकों को भी बहुत हद तक संतुष्ट करेगी और बहुत सारे जो उनके जहन में सवालात उठ रहे थे उनके जवाबात भी आपकी बातचीत से उन्हें मिले होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी और जी। देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए, ये किसी के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं। जी बिल्कुल, और गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आगे भी आप दीन दुनिया शो में और लाइव हिंदुस्तान पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और अपनी जो अहम राय है, गिरा कद राय है, उससे हमें महसूस करते रहेंगे। जी, जरूर जरूर, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे बॉबी नकवी साहब, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट, गल्फ टाइम्स के पूर्व एडिटर, जो हमारे साथ दीन दुनिया शो में जुड़े थे। कैसे लगी इनसे हमारी बातचीत? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दुनिया के किस हिस्से से इस वक़्त आप दीन दुनिया शो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।